के इस वीडियो के अंतर्गत कक्षा 11 का 30 अगस्त के दिन जीव विज्ञान का जो प्रश्न पत्र होने वाला है उसके लिए क्वेश्चन पेपर फुल सॉल्यूशन के साथ में आपको बताने वाली हूँ, ताकि आप इसके द्वारा 70 नंबर में से 60 से 65 नंबर आराम से कवर कर सके और अपना अच्छा स्कोर बना सकें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को हम शुरू करते हैं और सारे प्रश्नों को समझते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो सबसे बड़ी कोशिका होगी आपकी 12 नंबर वाली, ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा रहेगा। दूसरा है वायरस मुख्यतः बने होते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन के, इसका भी राइट रहेगा। तीसरा है वाटसन एवं क्रिक के अनुसार डीएनए के एक चक्र में कितने न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, तो 10। चौथा है न्यूक्लियोटाइड्स मुख्यतः बने होते हैं, तो ये आपके प्यूरिन, शर्करा और फास्फेट के बने होते हैं, ठीक है, इसका राइट है। पांचवा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हीमोग्लोबिन में होता है, तो एफी। छठा है केल्विन चक्र का प्रथम उत्पाद है, तो इसका आंसर है आपका 3 फास्फोग्लिसरीन अम्ल, ठीक है। चलिए इसके बाद में है रिक्त स्थान भरिए। पहला है C3 चक्र को खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, तो केल्विन। दूसरा है क्रॉस रचना खालिस्तान पौधों में पाई जाती है, C4। तीसरा है विश्व में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला खालिस्तान एंजाइम है, रूबिस्को। चौथा है राइबोलोज X5 फास्फेटम में खालिस्तान में कार्बन परमाणु होते हैं, तो 5। पांचवा है प्रोटीन के श्वसन गुणांक का मान खालिस्तान है 0.5 से 0.9 तक। और छठा है ऑक्सीशोषण में एक ग्लूकोज के अणु से कुल खालिस्तान एटीपी ऊर्जा की प्राप्ति होती है, तो 38। एक ग्लूकोज से कितने एपीटी अणु बनते हैं, 38 एपीटी अणु बनते हैं। चलिए इसके बाद में सत्य, तो पहला जो है वो आपका असत्य है, ठीक है। दूसरा है आपका कि कार्बोहाइड्रेट के श्वसन गुणांक का मान 1 होता है, तो ये आपका असत्य है। तीसरा है फेफड़ों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई तंत्रिका कोशिका है, तो ये भी आपका असत्य है। चौथा है कि मछलियों में श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है, असत्य। पांचवा कंठ के ऊपर धड़कन नुमा संरचना एपिग्लोटिस कहलाती है, तो ये आपका सत्य। और सातवां है एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट 18 से 20 बार श्वसन होता है, तो ये भी आपका सत्य है, क्योंकि ये आपका होगा 15 से 20 तक से, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में है हमारा अगला प्रश्न, सही जोड़ियां बनाकर लिखिए। चलिए अब है हमारी जोड़ी। पहली जोड़ी है हीमोग्लोबिन, इसकी जोड़ी है रक्त। दूसरी है ईसीजी, इसकी जोड़ी आपकी रहेगी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तीसरे हृदय ध्वनि, इसकी जोड़ी स्टेथोस्कोप। रक्तदाब, इसकी जोड़ी आपकी रहेगी स्फिंगमोनेनोमीटर, ठीक है। और SA नोड, इसकी जोड़ी रहेगी आपकी पेस मेकर, ठीक है। तो ये आपकी जोड़ी के नंबर डल चुके हैं यहाँ पे, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए, और अभी तक आप एप्लीकेशन के लिए ऐड नहीं हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर पे कॉल कर लीजिए। देखिए, ये आपके जो त्रैमासिक परीक्षा है ये नॉर्मल है, वैसे भी आपके जो पेपर है वो आपके स्कूल में ही बनाए जा रहे हैं, तो नॉर्मल आपकी ये परीक्षा रहेगी। आपको इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं लेना, न लोड लेना है, ठीक है। तो
आपको वार्षिक परीक्षा के लिए यदि जुड़ना है, जैसे ही आपकी जो त्रैमासिक परीक्षा है ये खत्म होगी तो इस चैनल के ऊपर आपकी लाइव क्लासें चलेगी और एप्लीकेशन के ऊपर आपको नोट्स जो भी हाथों के द्वारा लिखाए गए वो उपलब्ध बहुत ही सरल और सिंपल भाषा में आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप कॉल कर लीजिएगा, क्योंकि सीट बहुत ही कम बची है, तो जितनी आपके हाथ में आ जाए तो अच्छा है। ठीक है, तो इसलिए आप जल्दी से कॉल कर लीजिएगा। कॉन्टेक्ट नंबर आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। चलिए, तो फिर है हमारा एक वाक्य में उत्तर। पहला कि प्रत्येक मनुष्य वृक्क में लगभग कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं, तो 10 लाख। दूसरा है मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति किस रोग को दर्शाती है, तो मधुमेह रोग को। तीसरा है बोमेन संपुट कहाँ पर स्थित होता है, नेफ्रॉन के अंत में। और चौथा है रक्त में ग्लूकोज का एकत्रित होना क्या कहलाता है, हाइपर ग्लाइसीमिया। ठीक है, हाइपर ग्लाइसीमिया कहलाता है। और इसके बाद में है पेसिकार्डियल द्रव का एक कार्य लिखे, तो ये आपका है पेसिकार्डियल द्रव का कार्य हृदय की गति के लिए स्नेह का काम करता है। ठीक है, ये हृदय की गति के लिए स्नेह का काम करेगा। चलिए, तो ये आपके एक वाक्य में उत्तर हुए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए, इसके बाद में ये आपका छठा क्वेश्चन। तो पहले आप यहाँ पे सारे क्वेश्चनों की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इनकी आंसर शीट देखेंगे। ठीक है, यदि आप नोट्स लेना चाहते हैं, ठीक है, इसकी PDF लेना चाहते हैं तो एप्लीकेशन के लिए आप कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको इसकी PDF मिल जाएगी। चलिए, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 से तो 20 तक के सारे प्रश्नों के आंसर देख लेते हैं। तो देखिए, ये है आपका छठा प्रश्न का आंसर कि कोशिका की परिभाषा लिखिए। कोशिका की परिभाषा आपकी रहेगी कि कोशिका जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। यह सभी ज्ञात जीवों की मूल निर्माण खंड है और स्वयं प्रतिकृति करने में सक्षम है। ठीक है, जिसे हम कोशिका कहते हैं। इसी का अथवा है केंद्रक के 2 कार्य लिखे, तो केंद्रक के 2 कार्य आनुवांशिक सामग्री, पहला है ये आपका DNA को संग्रहित करता है और उसकी रक्षा करता है, जो कोशिका के कार्यों को नियंत्रित करता है। दूसरा पॉइंट है कोशिका विभाजन और प्रोटीन संश्लेषण जैसी प्रक्रियाओं को विनियमित करता है। ठीक है, कोशिका विभाजन और प्रोटीन संश्लेषण जैसी प्रक्रियाओं को क्या करता है, विनियमित करता है। चलिए, फिर है 7वां प्रश्न, पेप्टाइड बंध किसे कहते हैं, तो ये आपकी पेप्टाइड बंध की परिभाषा कि यह एक रासायनिक बंधन है जो एक एमिनो अम्ल के कार्बोक्सिलिक समूह और दूसरे एमिनो अम्ल के एमिनो समूह के बीच बनता है, जिससे पानी का एक अणु निकलता है और यह प्रोटीन के निर्माण में महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में है इसी प्रश्न का अथवा DNA और RNA में कोई 2 अंतर। तो पहला है DNA द्विरज्जुकी कुंडलाकार संरचना में होता है, जबकि RNA एकल रज्जुकी होता है। दूसरा है DNA में डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, जबकि RNA में राइबोस शर्करा होती है। और तीसरा पॉइंट आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं इनका पूरा नाम कि DNA का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल यानी कि एसिड है, और RNA का पूरा नाम है आपका ये तो डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल हो गया, और DNA का पूरा नाम बनेगा आपका, और RNA का पूरा नाम बनेगा राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिख लीजिएगा इसका पूरा नाम। प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित कीजिए, तो प्रकाश संश्लेषित आपका यहाँ पर है कि यह प्रक्रिया है कि जिसके द्वारा हरे पौधे, शैवाल और कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग
करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को शर्करा और ऑक्सीजन में परिवर्तित करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक ऐसी प्रक्रिया होती है कि जिसके द्वारा हरे पौधे, शैवाल और कुछ बैक्टीरिया सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को शर्करा और ऑक्सीजन में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, चलिए इसी प्रश्न का अथवा है किन्हीं दो प्रकाश संश्लेषी वर्णकों के नाम लिखे। तो किन्हीं दो प्रकाश संश्लेषी वर्णकों के नाम, नंबर 1 क्लोरोफिल, नंबर 2 कैरोटीनॉयड। ठीक है, कैरोटीनॉयड सूर्य की उपस्थिति, ये भी आप लिख सकते हैं। चलिए 9वां प्रश्न है श्वसन गुणांकों को स्पष्ट कीजिए। तो श्वसन गुणांक है आपका कि श्वसन के द्वारा, ठीक है, श्वसन के दौरान या द्वारा मुक्त हुई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और उपयोग की गई ऑक्सीजन की मात्रा। ठीक है, आपको यहाँ पर दो बातें याद रखनी है कि श्वसन के दौरान मुक्त हुई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और उपयोग की गई ऑक्सीजन की मात्रा का अनुपात श्वसन गुणांक कहलाता है। और यह श्वसन में उपयोग किए जा रहे सबस्ट्रेट के प्रकार को इंगित करता है। ठीक है, और ये क्या करता है, सबस्ट्रेट के प्रकार को इंगित करता है। ठीक है, चलिए इसी प्रश्न का अथवा अक्षय श्वसन को स्पष्ट कीजिए। तो अक्षय श्वसन आपका बनेगा कि यहाँ एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज जैसे कार्बनिक पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इससे ऊर्जा यानी कि एटीपी, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उत्पादन होता है। ठीक है, तो काफ़ी सरल और सिंपल है। तो सारे प्रश्न आपको इसी तरह से मिलने वाले हैं। देखिए, जिनको आप 4 से 5 बार पढ़ेंगे तो आपको आराम से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है कि जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज जैसे कार्बनिक पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिससे ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उत्पादन होता है। 3 चीज़ों का उत्पादन होगा, एक तो ऊर्जा का यानी कि शक्ति का, कार्बन डाइऑक्साइड का और पानी का। ठीक है, इन तीनों का उत्पादन होगा। अगला क्वेश्चन है 10वां प्रश्न, फुसफुस वर्णी द्रव के 2 कार्य। देखिए, तो फुसफुस वर्णी द्रव के 2 कार्य, नंबर 1 फेफड़ों और छाती की दीवार के बीच घर्षण को कम करता है, जिससे फेफड़ों की चिकनी गति सुनिश्चित होती है। ठीक है, इसको आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं कि फेफड़ों और छाती की दीवार के बीच घर्षण को कम करता है। ठीक है, दूसरा फेफड़ों को बाहरी आघात से बचाता है। चलिए इसी का अथवा है जैव क्षमता के बारे में लिखिए। तो जैव क्षमता आपकी क्या है, तो देखिए यहाँ फेफड़ों की अधिकतम वायु मात्रा है कि जिसमें एक व्यक्ति अधिकतम अंत श्वसन के बाद अधिकतम बहिर्श्वसन कर सकता है। ठीक है, और यह फेफड़ों की कार्य क्षमता का एक महत्वपूर्ण माप है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो आपका हो गया जैव क्षमता के बारे में लिखिए, डबल रिपीट हो गया। चलिए ये है आपका 11वां क्वेश्चन, लसिका के 2 कार्य लिखिए। तो लसिका के कार्य, नंबर 1 उत्कोच से अतिरिक्त तरल पदार्थों को रक्त प्रवाह में वापस ले जाती है, जिससे क्या होता है, एडिमा को रोका जा सके, जिससे एडिमा को रोका जा सकता है। दूसरा है रोगजनकों और अन्य विदेशी पदार्थों के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि इसमें लिम्फोसाइट्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है रक्त के 2 कार्य लिखिए। तो रक्त के कार्य, नंबर 1 ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का परिवहन करता है, नंबर 2 शरीर के तापमान का विनिमय करता है। ठीक है, चलिए इसके बाद में है आपका 12वां क्वेश्चन, अमोनेटिलिक जंतुओं को परिभाषित कीजिए।
तो देखिए, अमोनोटेलिक जंतु वे होते हैं जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट के रूप में अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, जैसे कि मछली और जलीय उभयचर, यानी कि जो जल में रहने वाले जीव। ठीक है, चलिए इसी का अथवा देखते हैं। यूकेरियोटिक जंतुओं को परिभाषित कीजिए। तो यूकेरियोटिक जंतु रहेंगे अब आपके। तो यूरियोटेलिक जंतु वे होते हैं जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट के रूप में यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। देखिए थोड़ा सा अलग है बस, केवल जैसे कि मनुष्य और अधिकांश स्तनधारी, यानी कि जो दूध देने वाले स्तनधारी, हम किसी दूध देने वाले जीव जंतु। आपका 13वां प्रश्न है, पादप कोशिका व जंतु कोशिका में कोई 3 अंतर लिखिए। नंबर 1, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं। नंबर 2, पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट होते हैं और जंतु कोशिका में नहीं। तीसरा, पादप कोशिका में बड़ी केंद्रीय रिक्तिकाएं होती है और जंतु कोशिकाओं में छोटी या अनुपस्थिति होती है। ठीक है, चलिए तो ये आपके 3 कार्य हो गए, अंतर। फिर अगला क्वेश्चन इसी का अथवा है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। फिर है C3 और C4 में कोई 3 अंतर। तो नंबर 1, C3 पौधों में केवल केल्विन चक्र होता है, जबकि C4 पौधों में H, स्क्लेक मार्ग और क्लेविन चक्र दोनों होते हैं। दूसरा, C3 पौधों में फोटोरेस्पिरेशन अधिक होता है, जबकि C4 पौधों में कम होता है ये। नंबर 3, पौधों में बंडल शीथ कोशिकाएं स्पष्ट नहीं होती, जबकि C4 पौधों में होती है। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न का आंसर हो चुका। इसके बाद में इसी का अथवा, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय व अप्रकाशीय अभिक्रियाओं में 3 अंतर। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इनको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अंतः शोषण एवं निशोषण में कोई 3 अंतर। तो पहला अंतर है, अंतः शोषण में डायफ्राम और बाहरी इंटरकोस्टल मांसपेशियां सिकुड़ती है, लेकिन निशोषण में शिथिल होती है। ठीक है, जो डायफ्राम और बाहरी इंटरकोस्टल मांसपेशियां है वो निशोषण में कैसी होती है? शिथिल होती है। दूसरा है, अंतः शोषण एक सक्रिय प्रक्रिया है और निशोषण आमतौर पर एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। नंबर 3 आपको यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है। अगला क्वेश्चन इसी का अथवा, शरीर में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस प्रकार होता है, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर ये रहा आपका इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, चलिए 16वां क्वेश्चन है, खुले व बंद परिसंचरण तंत्र में कोई 3 अंतर लिखिए। तो ये आपके अंतर यहाँ पर रहेंगे। फिर इसका अथवा, किन्हीं 3 रक्त समूह को स्पष्ट कीजिए। रक्त समूह ए, लाल रक्त कोशिकाओं पर ए एंटीजन और प्लाज्मा में एंटीबॉडी होते हैं। रक्त समूह बी, इसमें लाल रक्त कोशिकाएं पर बी एंटीजन और प्लाज्मा में एंटीबॉडी होते हैं। रक्त समूह ए बी, लाल रक्त कोशिकाओं पर ए और बी दोनों एंटीजन होते हैं और प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होती। रक्त समूह ओ, इसमें लाल रक्त कोशिकाओं पर एंटी एंटीजन नहीं होता और प्लाज्मा में एंटी ए और एंटी बी दोनों एंटीबॉडी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यूकेरियोटिक गुणसूत्र व प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र में कोई 4 अंतर। तो देखिए काफ़ी सरल और सिंपल रहेंगे। यूकेरियोटिक गुणसूत्र रेखिक होते हैं और प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र गोलाकार होते हैं। नंबर 2, यूकेरियोटिक गुणसूत्र हिस्टोन प्रोटीन से जुड़े होते हैं और प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र नहीं होते हैं। इसके बाद में तीसरा, यूकेरियोटिक गुणसूत्र केंद्रक में होते हैं और प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र कोशिका ध्रुव में होते हैं। नंबर 4, यूकेरियोटिक
गुणसूत्रों में कोई ही प्रतिकृति की उत्पत्ति नहीं होती और प्रोकैरियोटिक गुणसूत्रों में एक ही होती है। चलिए ये आपका ये वापस से दोहरा हुआ है। यहाँ पर देखिए ये आपका 18वां, जीवों में कार्बोहाइड्रेट के 4 प्रमुख कार्य। नंबर 1 ऊर्जा का मुख्य स्रोत, नंबर 2 संरचनात्मक घटक, नंबर 3 ऊर्जा का भंडार, नंबर 4 कोशिका पहचान में भूमिका। चलिए यहाँ से आप इस प्रश्न के अथवा एक आंसर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर ये आपका 19वां प्रश्न, ग्लाइकोसिस व क्रेब्स चक्र में कोई ही 4 अंतर। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और किण्वन क्रिया के 4 महत्व लिखिए। नंबर 1 शराब और बियर जैसे मादक पेय पदार्थ का उत्पादन। नंबर 2 दही, पनीर और ब्रेड जैसे खाद्य पदार्थों का उत्पादन। नंबर 3 ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा उत्पादन। नंबर 4 उद्योगों में विभिन्न रसायनों का उत्पादन। लास्ट प्रश्न है, नेफ्रॉन की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, तो इसका चित्र आपको कर लेना है और ये इसी का आपका अथवा। ठीक है, चलिए तो आपने सारे प्रश्नों के आंसर के स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे।